को देखते हैं जिसका नाम एवालोन था। ये स्पेसशिप धरती से लोगों को एक नए प्लेनेट पर लेकर जा रही है। जमीन पर ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी की वजह से इंसानों ने एक नए प्लेनेट पर रहना शुरू कर दिया है, जिस प्लेनेट का नाम होमस्टेड 2 था। ये सब लोग भी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए होमस्टेड 2 पर जा रहे हैं। एवालोन शिप 120 साल के लंबे सफर के लिए डिजाइन की गई थी, जिसमें 5000 पैसेंजर्स और 228 क्रू मेंबर्स अपने हाइबरनेशन पोड्स में सो रहे थे। तमाम पैसेंजर्स को हाइबरनेशन पोड्स में इसलिए डालकर रखा गया ताकि वो अपने नेचुरल एजिंग प्रोसेस को रोक सकें और ये सब लोग सफर के दौरान स्लीपिंग स्टेट में रहें और जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचे तो बिल्कुल फ्रेश और उसी तरह उतर सकें जिस तरह वो सोए थे। क्योंकि एवालोन शिप को होमस्टेड 2 तक पहुंचने के लिए 120 साल तक का सफर तय करना था, इसलिए ये स्पेसशिप भी ऑटो पायलट मोड पर थी और शिप के तमाम पायलट्स भी हाइबरनेशन पोड्स में सो रहे थे, जिन्हें सिर्फ लैंडिंग से 4 महीना पहले उठना था। इसी तरह ये शिप खला में अपना सफर जारी रखती है और साल गुजरते रहते हैं। सिर्फ जमीन वालों के लिए इनके साल तो जब स्टार्ट होंगे जब ये इन पोड से बाहर निकलेंगे, मतलब एक तरह से इनके लिए वक्त रुक चुका था। इस शिप में एक डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ था। जब भी कोई छोटा मोटा मीटेरॉइड शिप के रास्ते में आता तो ये डिफेंस सिस्टम उसे डिफ्लेक्ट कर देता, लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन मीटेरॉइड की जगह एक बड़ा एस्टेरॉइड शिप से टकरा जाता है और इस टकराव की वजह से शिप के कुछ सिस्टम बिगड़ने लगते हैं, जिसके नतीजे में शिप में मौजूद एक हाइबरनेशन पोड खराब हो जाता है और इसमें मौजूद पैसेंजर अपने वक्त से पहले ही जाग जाता है। इस पैसेंजर का नाम जेम्स था, मगर ये खुद को जिम कहा करता था। हाइबरनेशन पोड से उठने के बाद जिम शिप में घूमने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सिर्फ वो अकेला ही क्यों जाग रहा है। वो शिप में इधर उधर देखता है लेकिन उसे अपने अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आता। फिर वो शिप के ऑब्जर्वेटरी रूम में जाकर एक एआई सिस्टम से पूछता है, मुझे पता है हम जल्द ही होमस्टेड 2 तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं सबसे पहले क्यों उठ गया हूँ। एआई सिस्टम उसे बताता है कि माफ कीजिए, मैं समझा नहीं, हमें तो अभी भी मंजिल पर पहुंचने में 90 साल 3 हफ्ते और 1 दिन और लगेंगे। हमें तो अभी धरती से चले सिर्फ 30 साल ही हुए हैं। एआई सिस्टम की बात सुनकर जिम के होश उड़ जाते हैं कि आखिर फिर मैं इतने साल पहले कैसे उठ गया। जिम जल्दी से शिप में कस्टमर हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने लगता है कि मैं एवालोन शिप का एक मुसाफिर जिम प्रेस्टन बात कर रहा हूँ। शायद मेरे स्लीपिंग चैम्बर में कोई खराबी हो गई है, सब लोग सो रहे हैं और सिर्फ मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। जल्द ही मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताएं। जैसे ही वो मैसेज सेंड करने के लिए बटन दबाता है तो सिस्टम उसे बताता है कि आपका मैसेज 19 साल में धरती तक पहुंचेगा और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई 55 साल में मिलेगा। जिम को झटके पर झटके लगते जा रहे थे। मायूस होकर शिप में इधर उधर घूमने लगता है, तभी अचानक उसकी नजर एक बार में बार टेंडर पर पड़ती है। जिम इसे देखकर बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो इंसान शिप में मौजूद है, लेकिन वो जैसे ही इसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वो रोबोट जिम को बताता है कि मेरा नाम आर्थर है। जब उसे भूख लगती है तो वो मशीन से खाना निकालने लगता है, लेकिन इसे कोई भी अच्छा खाना और कॉफी नहीं मिलती क्योंकि जिम की टिकट सस्ती थी और उसे इसी हिसाब से सर्विस मिलनी थी। जिम अपने पोड में दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोबारा नहीं सो पाता। वो शिप पायलट्स के रूम में झांक कर देखता है तो वो सब भी सो रहे थे। वो इस रूम में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी आम इंसान को इस रूम में जाने की परमिशन नहीं थी। फिर वो इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने में ही लग जाता है, लेकिन नाकाम रहता है। जिम इस मुश्किल से निकलने की हर कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी हल नहीं मिलता। जिम को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अब वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी अकेला ही शिप पर जिएगा और अब वो हाइबरनेशन पोड में वापस नहीं जा सकता। इसके बाद जिम पूरे शिप को एक्सप्लोर करता है, खाना खाता है, एक्टिविटीज करता है और बारटेंडर आर्थर से बातें करके दिल बहलाने लगता है। जिम को इस शिप में 1 साल हो चुका था और अब वो खुद को ही नजरअंदाज करने लगता है। इसकी दाढ़ी भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। जिम को अब हर चीज बोरिंग लगने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगता है। एक दिन जिम हाइबरनेशन एरिया में घूम रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। इसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम अरोरा लेन है और वो एक राइटर भी है। फिर वो इसके डाटा में से इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने लगता है, जिसमें अरोरा बताती है कि वो एक राइटर है और अपनी कहानी लिखने के लिए होमस्टेड 2 पर जाना चाहती है। जिम अरोरा की वीडियोस और उसकी बातों में ही खो जाता है और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। फिर इसके बाद जिम आर्थर के पास जाता है और उससे अपनी बात शेयर करता है कि क्या हो अगर मैं अरोरा को भी जगा दूं तो फिर वो भी शिप में मेरे साथ ही होगी। लेकिन जिम के लिए ये फैसला लेना थोड़ा मुश्किल था। वो सोचता है कि अगर वो अरोरा को उठा देगा तो वो भी इसी की तरह शिप में हमेशा के लिए फंस जाएगी। जिम एक मैकेनिक था और उसे टेक्नोलॉजी और साइंस की काफी नॉलेज थी। उसे अब ये मालूम हो चुका था कि अगर कोई एक दफा इस पोड से उठ जाए तो वापस इस पे नहीं सो सकता, क्योंकि इन सबको इन हाइबरनेशन पोड्स में सुलाने से पहले इनको काफी सारे प्रोसीजर से गुजारा गया था। अब वो सारे तमाम प्रोसीजर करना शिप में मुमकिन नहीं और इसी वजह से ये दोबारा वापस नहीं सो सकते। जिम दिल का बुरा नहीं था, इसलिए वो फैसला करता है कि अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जिम के दिमाग में हर वक्त अरोरा ही सवार रहती और वो बस आर्थर से अरोरा के बारे में ही बातें करता रहता। आखिरकार कुछ दिन के बाद अपनी तन्हाई से तंग आकर वो अरोरा के हाइबरनेशन पोड में कुछ छेड़खानी कर देता है। जब अरोरा जागने लगती है तो वो फौरन वहाँ से भाग निकलता है। जागने के बाद अरोरा शिप में ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगती है। तभी वहाँ पर जिम अरोरा के सामने आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो अरोरा को बताता है कि मैं भी हाइबरनेशन पोड में खराबी की वजह से 1 साल पहले जाग गया था और शायद तुम्हारे पोड में भी वही खराबी हुई है। और जब जिम
अरोरा को ये बात बताता है कि हम 90 साल के बाद मंजिल पर पहुंचेंगे। तो अरोरा की हालत कुछ इस तरह की थी। मुझे अपने घर जाना है। वो जिम से कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। जिम उसे बताता है कि पिछले 1 साल में मैंने हर वो मुमकिन कोशिश कर ली है जो की जा सकती थी। अरोरा का सर चकराने लगता है। जिम उससे कहता है कि तुम काफी लंबी नींद से उठी हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद जिम आर्थर के पास आता है और इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज अरोरा को ना बताए कि ये मैंने किया है। आर्थर उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा इस बात को छुपा कर रखेगा। वो इससे कहता है कि जब तक आप इस बात को छुपा कर रखोगे मैं इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगा। अगली सुबह ये दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। अरोरा की टिकट महंगी थी, इसीलिए उसके पास अच्छे खाने का भी एक्सेस था। जब वो जिम का सिंपल सा खाना देखती है तो अपनी टिकट से उसके लिए भी खाना ले लेती है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। अरोरा जिम को बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट और राइटर हूँ, मैं होमस्टेड 2 पर अपनी कहानी लिखने के लिए जाना चाहती थी। वो इसे बताती है कि मैंने होमस्टेड 2 पर सिर्फ 1 साल गुजार कर वापस आ जाना था, लेकिन जिम होमस्टेड 2 पर हमेशा के लिए जा रहा था। अब जिम और अरोरा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। वो साथ में बहुत सारा डांस और स्पेस वॉक भी करते हैं। अब इतना वक्त साथ गुजारने की वजह से उनका रिश्ता प्यार में तब्दील होने लगा था। अरोरा शिप में ही अपनी किताब लिखना शुरू कर देती है कि आखिर वो किस तरह मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जाग गए, ताकि बाद में बाकी लोग इस किताब को पढ़ सकें। जिम अरोरा को प्रपोज करने का फैसला करता है और उसे ये भी यकीन था कि वो मान जाएगी। जिम ने अरोरा के लिए कॉपर और स्टील की वायर से एक रिंग भी तैयार की थी। ये दोनों बारटेंडर आर्थर के पास मौजूद थे। आर्थर इनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप दोनों में काफी दोस्ती हो गई है। तभी अचानक जिम के मुंह से निकल जाता है कि अब हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं छुपा। आर्थर एक इमोशनलेस रोबोट था और उसे क्या पता था कि क्या बात करनी है क्या नहीं। जिम अरोरा की रिंग निकालने के लिए थोड़ा साइड पर जाता है। तभी पीछे से आर्थर अरोरा से कहता है कि अब तो तुम्हें फिर जिम ने ये भी बता दिया होगा कि उसने ही तुम्हें जगाया है। जिम सच में एक बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब तुम सो रही थी तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही मुझसे बातें करता रहता था। आर्थर की ये बातें सुनकर अरोरा का दिमाग फटने लगता है और जब रिंग देने के लिए जैसे ही जिम अरोरा के सामने आता है तो वो रोने लगती है। वो रोते हुए जिम से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और बस इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अपने रूम में भी जाकर अरोरा बहुत ज्यादा रोती है और उसका सर बहुत दर्द करता है। जिम अरोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो जिम से बात करना नहीं चाहती थी। अब ये दोनों आर्थर के साथ एक दिन स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन जिम का होगा और एक दिन अरोरा का। जिम अरोरा को मनाने के लिए स्पेसशिप में एक दरख्त भी लगाता है। एक दिन जिम लिफ्ट में मौजूद था और खराबी की वजह से वो लिफ्ट में ही फंस जाता है। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है और उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि उनके अलावा भी शिप में एक आदमी जाग गया है। इस आदमी का नाम गस था, जो कि शिप का एक डेक चीफ था। वो बड़े गुस्से में इन दोनों से पूछता है कि आखिर मेरी शिप में ये दरख्त किसने लगाया। जिम इससे कहता है कि सॉरी, ये मेरा काम है, अरोरा को कुछ मत कहो। फिर गस इन दोनों से पूछता है कि आखिर मंजिल तक पहुंचने में और कितना वक्त बाकी है। वो गस को बताते हैं कि अभी भी पहुंचने में 88 साल पड़े हैं। गस को भी यकीन नहीं आता। वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि हाइबरनेशन पोड्स में खराबी नहीं हो सकती। फिर आखिर हम किस तरह जाग गए। अब गस इस शिप में हुई खराबी को ढूंढने लगता है। गस के पास शिप की हर जगह का एक्सेस था और वो पायलट्स के चैम्बर में भी पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो पहले ये चेक करता है कि क्या शिप अभी भी अपनी मंजिल की तरफ जा रही है या नहीं, लेकिन ये शिप अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक जा रही थी। इसके बाद गस हाइबरनेशन पोड्स को चेक करने लगता है कि आखिर इनमें क्या खराबी हुई थी। जब वो चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसके और जिम के पोर्ट में तो टेक्निकली खराबी है, लेकिन अरोरा के पोर्ट को जानबूझकर खराब किया गया है। जिम भी मान जाता है और गस से कहता है कि हाँ, ये मेरा ही काम है, क्योंकि मैं बहुत अकेला पड़ चुका था और अरोरा को भी इस बात का पता है, और इसी वजह से अब वो मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं करती। रात को जब ये लोग शिप में सो रहे थे तो अचानक शिप की ग्रेविटी और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अरोरा इस वक्त पूल में स्विमिंग कर रही थी। ग्रेविटी लॉस की वजह से वो पानी में ही फंस जाती है। वो पानी से निकलने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती और पानी में ही बेहोश हो जाती है। तभी अचानक कुछ सेकंड के बाद शिप का इन्वायरमेंट नॉर्मल हो जाता है और अरोरा भी पूल से बाहर निकल पड़ती है। अचानक इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जिम की भी नाक से खून निकलने लगा था। फिर ये दोनों मिलकर गस को उसके रूम से उठाने के लिए जाते हैं। गस इस शिप के सारे सिस्टम्स का एनालिसिस करने लगता है और चेक करता है कि अब तक शिप में क्या क्या गड़बड़ हुई है। एनालिसिस करने के बाद गस को पता चलता है कि सब कुछ आज से तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था। उस दिन एक दिन में 17 बार पावर फेल हुआ था और इसी नतीजे में जिम का हाइबरनेशन पोड खराब हुआ। गस को ये तो पता चल जाता है कि खराबी बहुत बड़ी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि खराबी है कहाँ। गस को अपनी हालत कुछ खराब मालूम होती है, इसलिए वो एक मेडिकल बे में लेटकर अपनी बीमारियों का पता लगाता है और रिजल्ट ये निकल कर आता है कि गस के जिस्म के सारे टिश्यूज तकरीबन खत्म हो चुके हैं और अब इसके जिस्म के सारे ऑर्गन्स भी आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहे हैं। यही सिस्टम उसे बताता है कि सब कुछ
कुछ आपके हाइबरनेशन पोर्ट की खराबी की वजह से शुरू हुआ है और आप जल्द ही मरने वाले हैं। जैसे ही कुछ घंटे गुजरते हैं तो गस की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो मरते मरते अपना एक्सेस कार्ड और सब कोड्स जिम को दे देता है और इन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें ही इस खराबी को ढूंढकर इसे ठीक करना होगा, वरना हो सकता है कि ये सारी शिप भी तबाह हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता शिप के और सिस्टम्स भी खराब होने लगे थे और खराबी की वजह से आर्थर भी अब खुद का सर इधर उधर मारने लगा था। ये देखकर जिम फौरन से आर्थर का स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद जिम और अरोरा शिप में खराबी को ढूंढने में लग जाते हैं। एक सिस्टम को चेक करने के लिए वो एक रूम का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर दबाव इस कदर तेज था कि वो अरोरा को अपने साथ ही खींच ले जाता है। असल में शिप की इस जगह पर होल हो चुका था और यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा था। इस दबाव को रोकने के लिए शिप का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद होने लगता है, लेकिन जिम दरवाजे को बंद होने से रोकता है और खुद ही इसमें खड़ा हो जाता है क्योंकि अरोरा अभी भी अंदर थी और उसने एक रोड को पकड़ रखा था। वो अपने पैरों की मदद से एक टैबलेट अरोरा की तरफ फेंकता है और वो इससे इस होल को बंद कर देती है, लेकिन इतने तेज दबाव की वजह से हाईटेक टैबलेट भी टूटने लगा था। फिर जिम जल्दी से यहाँ पर पड़े एक स्पेशल मटेरियल की मदद से इस होल को बंद कर देता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि शिप में और भी काफी जगहों पर होल हैं। यहाँ पर वो शिप के रिएक्टर को देखते हैं जिसकी वजह से सारा शिप चल रहा था। ये रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और इसके गर्म होने की वजह से ही सारी खराबियां हो रही थी। जिम अपना पूरा दिमाग लगाता है कि वो किसी न किसी तरह इस रिएक्टर को ठंडा कर दे, लेकिन ये रिएक्टर ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिम अरोरा को बताता है कि अब इस रिएक्टर को ठंडा करने का सिर्फ एक ही हल बचा है कि किसी को शिप के बाहर से इसका डोर खोलना होगा ताकि इसकी हीट बाहर निकले और ये कुछ ठंडा हो। अब जिम बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरोरा जिम को ऐसा करने से मना करती है। जिम अरोरा से कहता है कि यकीन मानो मुझे कुछ भी नहीं होगा, हम पहले भी तो स्पेस वॉक कर चुके हैं। वो अरोरा से कहता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं तुम्हें कहूँ तो तुम इस हैंडल को नीचे कर देना, इससे रिएक्टर रूम की हीट बाहर निकल पड़ेगी। जिम ने एक दरवाजे को काट कर इसकी शील्ड भी बना ली। फिर वो स्पेस सूट पहनकर बाहर दरवाजे तक पहुंच जाता है। जब वो दरवाजा खोलकर वापस सोने लगता है तो वो दरवाजा दोबारा बंद हो गया। इससे जिम को पता चलता है कि किसी को यहाँ पर खड़े ही रहकर चाबी लगाई रखनी होगी, वरना ये दरवाजा दोबारा बंद हो जाएगा। जब जिम अरोरा को ये बात बताता है कि मुझे यहाँ पर ही खड़े रहकर इस दरवाजे को खोले रखना होगा, वो जिम से कहती है कि वो वापस शिप में आ जाए, हम इसका कोई और हल ढूंढ लेंगे। लेकिन जिम को मालूम था कि इसका और कोई भी हल नहीं है। वो अरोरा से कहता है कि मेरी जान शिप में मौजूद 5000 लोगों से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए तुम इस हैंडल को नीचे कर दो। शिप का रिएक्टर तेजी से भड़कता जा रहा था और आखिरकार अरोरा हैंडल को नीचे कर देती है और तभी रिएक्टर रूम से आग तेजी से बाहर निकलने लगी। जिम कुछ वक्त पैर जमाकर वहाँ ही खड़ा रहता है, मतलब अपने शूज की हेल्प से। इसमें कोई थोड़ा सा सिस्टम लगा हुआ था मैग्नेटिक टाइप का, लेकिन आग के इतने तेज प्रेशर की वजह से इसके पांव भी स्लिप हो जाते हैं और वो तेजी से बाहर स्पेस में जा गिरता है और इतने तेज झटके की वजह से इसके स्पेस सूट में लगी हुई केबल भी टूट जाती है। जिम अरोरा को बताता है कि मेरी केबल टूट चुकी है और सूट भी डैमेज हो रहा है, जल्द ही इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और बस तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरोरा जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर जाकर जिम को वापस शिप में ले आती है और जल्दी से इसे मेडिकल बे में डालकर इसका ट्रीटमेंट करने लगती है। जिम के जिस्म में अभी भी कुछ जान बाकी थी, इसलिए वो दोबारा सांस लेने लगता है। जिम अरोरा से थैंक यू कहता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने मेरी जान बचाई। शिप का रिएक्टर भी अब ठीक हो चुका था और वो बाकी होल्स को भी बंद कर देते हैं। उसे इस मशीन में एक फीचर मिलता है जिसकी मदद से किसी भी आदमी को लंबी नींद में भेजा जा सकता है और फिर वो अरोरा को इस फीचर के बारे में बताता है। वो अरोरा से कहता है कि वो वापस इसमें लेट जाए, मैं तुम्हें वापस सुला दूंगा और जब तुम उठोगी तो होमस्टेड 2 पर अपनी बाकी की कहानी लिखोगी। लेकिन अरोरा जिम से कहती है कि ये मशीन तो सिर्फ एक है, फिर तुम्हारा क्या होगा। अरोरा को पता था कि अगर मैं भी सो गई तो जिम हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। दिल ही दिल में वो भी जिम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो वापस इस मशीन में सोने की बजाय अपनी सारी जिंदगी शिप में जिम के साथ गुजारने का फैसला कर लेती है और फिर ये दोनों शिप में ही शादी कर लेते हैं। अब जिम और अरोरा अपनी बाकी की सारी जिंदगी शिप में हंसी खुशी बिताने लगते हैं। 88 साल गुजर जाते हैं और अब ये शिप होमस्टेड 2 पर पहुंचने वाला था। जब शिप का क्रू उठता है तो वो देखता है कि शिप में एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है। जिम और अरोरा ने शिप में अपनी एक नई दुनिया ही बसा ली थी और ये गार्डन भी उन दोनों ने ही बनाया था। वो दोनों ही इस वक्त तक मर चुके थे। जब सब लोग होमस्टेड 2 पर पहुंचते हैं तो अरोरा की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं जिसमें सारी कहानी लिखी हुई थी। जब वो सब सो रहे थे तो इस शिप में क्या कुछ हुआ और किस तरह उनकी जान बचाई गई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई ट्राइड माई बेस्ट के सिंपल वर्ड्स में पूरी मूवी का ब्रेक डाउन कर दूं, बट अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए